बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस ताज़ा तरीन और नए एपिसोड में आपका। मेरे संघर्ष की कहानी के पिछले एपिसोड में एपिसोड ख़त्म होते होते तक मुग़ल साउंड के पप्पू भाई की एंट्री हो चुकी थी। और ये एपिसोड जब आगरा में मेरे दोस्तों ने देखा, उन दिनों के दोस्तों ने, तो मुझे याद दिलाया कि यार मुग़ल साउंड के प्रोपराइटर का नाम पप्पू भाई नहीं बब्बू भाई था। मेरी स्मृतियों में कुछ चीज़ें अब धुंधलाने लगी हैं, तो इसलिए मैंने ये आईपैड ले लिया और इस आईपैड पर पॉइंटर्स लिख लिए हैं, वो नाम जो मैं भूल सकता हूँ या गलत ले सकता हूँ, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। बब्बू भाई का रोल अभी ख़त्म नहीं हुआ है मेरी ज़िंदगी में, बल्कि अभी तो शुरू हुआ है। आगे देखिएगा ये मेरी ज़िंदगी में क्या क्या करते हैं। बहरहाल आज के एपिसोड की शुरुआत में इस थॉट के साथ करना चाहूँगा, और ये थॉट मेरा अपना थॉट है कि मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे जो होते हैं वो माँ के पेट में ये तय कर लेते हैं कि ज़िंदगी में उन्हें क्या बनना है, क्या करना है। हमारे टाइम में ऐसा नहीं था। इंटर तक तो हमें पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है, बनना क्या है, बस पास होने के लिए पढ़ते थे। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मेरा तो स्पेशल केस था। पापा के देहांत के बाद हम नागपुर से आगरा चले आए थे। अचानक से शहर बदला, राज्य बदला, स्कूल बदला, लोग बदले, लगभग ज़िंदगी ही बदल चुकी थी। ऐसे में मैंने आपको बताया केवी नंबर 1 में मेरा एडमिशन हुआ 5th क्लास में। 5th क्लास 6th क्लास मैंने वहाँ से पढ़ी। कुछ दोस्त वहाँ बन पाते, उससे पहले ही मैं केवी नंबर 2 में आ गया। केवी नंबर 2 में हमने 7th क्लास की, 6th क्लास की, 7th क्लास की, 8th, 9th और 10th क्लास की। 7th, 8th, 9th और 10th क्लास की। यहाँ तक सब कुछ ठीक था। मैं CBSE बोर्ड में पढ़ रहा था। फिर अचानक क्या हुआ पता नहीं, मेरे मामाओं ने बड़ा दबाव बनाया मेरी माँ पर कि इसको CBSE बोर्ड से निकालकर यूपी बोर्ड में डाल दो, फ्यूचर के लिए ठीक रहेगा। पता नहीं इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी, लेकिन मुझे बड़ी परेशानी हुई। अब तक मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, अब 11th और 12th में यूपी बोर्ड में जाकर के मैंने ज्यामिति विज्ञान पढ़ी, अंक गणित पढ़ी, बीज गणित पढ़ी। अब तक जैसे मैंने कहा ज़िंदगी बदल चुकी थी, तो अब मेरी ज़िंदगी का गणित यानी मैथमेटिक्स भी बदल चुका था मेरे मामाओं की वजह से। आज तक नहीं समझ पाया कि उन्होंने मुझे CBSE से निकालकर यूपी बोर्ड में क्यों डाला। खैर, जीवन का संघर्ष चल रहा था। हर कोई संघर्ष करता है, हम भी कर रहे थे, लेकिन सिर्फ पढ़ रहे थे पास होने के लिए। क्या बनना है, कैसे बनना है, अभी कुछ तय नहीं था। मकसद था अच्छे से पढ़ो और भैया पास हो जाओ, फेल नहीं होना है। और ऐसे में कॉलेज आते आते तक काव्य गोष्ठियाँ शुरू हो ही चुकी थी। बब्बू भाई जो थे मुग़ल साउंड के, जिनकी एंट्री मेरी लाइफ में हुई थी, वो अक्सर मुझ पर दबाव बनाने लगे कि यार तुम ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन कर लो, तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और तुम एंकरिंग भी करोगे। पता नहीं उस वक्त ऑर्केस्ट्रा को लेकर मेरे दिमाग में किस तरीके का विचार था। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बब्बू भाई ऑर्केस्ट्रा नहीं करूँगा, कोई अच्छा कल्चरल शो हो, इवेंट हो तो बताना, वो कर दूंगा, ये ऑर्केस्ट्रा नहीं। बब्बू भाई मेरे पीछे पड़े रहे। वो जितना पीछे पड़ते थे मैं उतना उनसे मना करता रहा। इस बीच घर में क्या हुआ, एक दिन माँ ऑफिस से आई रोती हुई। भाई क्या हुआ? पता चला साहब सैलरी चोरी हो गई। 3000 रुपये उस वक्त माँ को मिलते थे, वो चोरी हो गए। बजाय इसके कि उनको दिलासा देते नाना नानी या ढांढस बंधाते, नाना नानी ने साफ ऐलान कर दिया कि भाई ऐसा है, हमें मतलब नहीं है 3000 रुपये से, आप कहीं से भी ला के दीजिए, वरना बच्चों का दूध कहाँ से आएगा, घर का राशन पानी कैसे आएगा। आपको बता दूं कि मेरी माँ की सैलरी से ही घर चलता था। यानी 2 मामा तो सेटल हो चुके थे, 2 मामा, नाना नानी, मैं, मेरी छोटी बहन और मेरी माँ, इनकी गुजर बसर जो थी वो मेरी माँ की सैलरी से चलती थी। नाना को पेंशन मिलती थी, लेकिन नाना अपनी पेंशन जो है छोटे 2 मामा जो थे उनके सेटलमेंट में लगा रहे थे। कभी किसी को दुकान खुलवा दी, कभी किसी पे कुछ पैसा लगा दिया कि भाई ये किसी तरह लायक बन जाएं, किसी तरह कुछ करने लगें। लेकिन इस इंसिडेंट ने मुझे झकझोर दिया, क्योंकि दूसरे दिन मेरी माँ गई, उन्होंने ये सब बताया कि भाई सैलरी चोरी होने के बाद माँ बाप ने उनके साथ क्या किया। तो वहाँ उनके ऑफिस के जो कलीग्स थे उन्होंने चंदा करके 3000 रुपये जमा किए, मेरी माँ को दिए, मेरी माँ ने लाके नाना को दिए और नाना जी ने कहा हाँ अब ठीक है। इस वाक़े से, इस इंसिडेंट से मैं इस कदर हिल गया कि मुझे ये लगा कि मुझे अपनी माँ की मदद के लिए अब कुछ पैसा कमाना चाहिए, ज़रूरी हो गया था। कुछ हेल्प कर सकूं, कुछ नहीं हेल्प कर सकूं तो कम से कम उनसे लेने ना पड़े, जेब खर्ची निकाल लूं अपना।
बड़ी अच्छी बात थी कि उन दिनों मैंने अखबार में विज्ञापन पढ़ा आगरा डायरी का। आगरा डायरी एक न्यूज़ बुलेटिन शुरू हुआ था जो वीकली बुलेटिन था और जिसे आगरा में रहने वाले राहुल पालीवाल और राजीव दीक्षित ने शुरू किया था। शनिवार को 8 बजे या रविवार को 8 बजे उसका प्रसारण होता था। तो उसमें कुछ वांट्स निकली थी कि भाई आवश्यकता है। मैं पहुंच गया, मैं राहुल पालीवाल से मिला। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे मैं सेंट जॉन्स में हूँ और मैं काफ़ी गोष्ठियाँ आप करता हूँ, मैं आपकी आगरा डायरी से जुड़ना चाहता हूँ। बोले क्या कर सकते हो तुम? मैंने कहा साहब मैं बुलेटिन भी पढ़ सकता हूँ, रिपोर्टिंग भी कर दूँगा मैं। और बोले नहीं वो सब तो बहुत इनिशियली अभी ऐसे नहीं दे पाएंगे हम, तुम एक काम करो आगरा डायरी के लिए विज्ञापन लाओ, देखते हैं तुम्हारा परफॉर्मेंस, अगर अच्छा रहा तो फिर सोचेंगे, अभी तो काम शुरू करो। तो होता ये था कि आगरा डायरी में देश विदेश के अलावा आगरा की जो हैपनिंग्स होती थी, जो खबरें होती थी, उनको कंपाइल करके एक बुलेटिन बनाया जाता था और वो VHS कैमरा पे शूट होता था। VHS टेप जो है फिर वो हर केबल ऑपरेटर्स के पास पहुंचाई जाती थी एक दिन पहले और सबको सर्कुलर जारी किया जाता था कि कल रात 8 बजे एक साथ सब चलाएंगे अपने अपने केबल पे। और वो पूरे आगरा में जितने केबल ऑपरेटर्स थे जब सब चलाते थे तो सब उस बुलेटिन को देखते थे। तो साहब मैं आगरा डायरी के लिए विज्ञापन लाने के लिए दर दर भटकने लगा, कभी किसी दुकान में कभी किसी शोरूम में, और विज्ञापन में लाया भी। और एक समय जब मुझे लगा कि अब बहुत हो गया, अब मुझे वापस बात करनी चाहिए, राजीव दीक्षित से मैंने बात की। उन्होंने कहा तुम जाओ और एक बार राहुल पालीवाल जी से इस बारे में बात करो। मैं राहुल पालीवाल के पास पहुंचा और मैंने कहा सर मैं काम तो कर ही रहा हूँ, कभी मौका दीजिए मुझे भी बुलेटिन पढ़ने का, आगरा डायरी पढ़ने का। बोले शक्ल देखिए अपनी, जो काम दिया वही काम करो, औकात में रहो। मैं कहा ठीक है जी। मैं समझ गया कि यहाँ विज्ञापन लाने से ज़्यादा मेरी तरक्की कुछ है नहीं, तो मैंने वो काम छोड़ दिया, क्योंकि विज्ञापन मैं उनके लिए लाता था और कमीशन मुझे मिलता था, तो वो बहुत ज़्यादा इतना नहीं था कि मैं सेटिस्फाई हो पाऊँ। मैंने वो काम छोड़ा और हर्ट भी हुआ मैं राहुल पालीवाल की बातों से कि यार ठीक है, मतलब कुछ और भी कह सकते थे वो मुझे बहलाने के लिए। ये इंसिडेंट मैंने अपने दोस्त अरुण जैन को सुनाया जो मेरे साथ क्लास में कॉलेज में था। अरुण जैन का एक सीनियर था जो उस वक्त यूरेका फोर्ब्स में काम करता था। उसने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा अच्छा पॉकेट मनी के लिए अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो यूरेका फोर्ब्स में काम कर लो कुछ समय के लिए, मैं तुम्हारी नौकरी लगवा देता हूँ। यूरेका फोर्ब्स में तुम्हें वाटर प्यूरीफायर एक्वागार्ड बेचना होगा। तो मैं और अरुण जैन यूरेका फोर्ब्स में लग गए। एक मशीन बेचने पर 500 रुपये का कमीशन था। हमने कहा ठीक है, अगर महीने में 4 मशीन बेची थी तो 2000 रुपये हो जाएंगे, नॉट बैड। काफ़ी गोष्ठियाँ चली रही हैं। वो एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं रहा। यूरेका फोर्ब्स के लिए हमने 3 या 4 महीने काम किया। मैंने काफ़ी मशीनें भी बेचीं, वाटर प्यूरीफायर सिस्टम जो था उनको एक्वागार्ड वो बेचा, कमीशन भी मुझे मिला। लेकिन एक्सपीरियंस इसलिए अच्छा नहीं रहा क्योंकि एक तो मुझे लगा वो मेरे जॉनर का काम नहीं है, मैं इस काम के लिए नहीं बना, मुझे कुछ और करना है। जो क्रिएटिविटी थी अंदर की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, क्या किया जाए। वो काम भी फिर हमने छोड़ दिया। उस वक्त यूरेका फोर्ब्स में मेरे मैनेजर हुआ करते थे पंकज मदान। बोले यार इतना अच्छा काम कर रहे हो तुम क्यों छोड़ के जा रहे हो? मैं कहा नहीं सर कुछ और करेंगे, देखा जाएगा। मज़ा नहीं आया काम में। ये 2 मेरे लिए बड़े अजीबोगरीब काम थे, एक आगरा डायरी के लिए विज्ञापन लाना और एक यूरेका फोर्ब्स के लिए एक्वागार्ड बेचना, क्योंकि दोनों ही मेरे जॉनर के काम नहीं थे। किए, एक्सपीरियंस हुआ। वो जगजीत सिंह ने गाया है ना किसी शायर का शेर अपनी गज़ल में कि क्यों डरें ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो वो हुआ। काव्य गोष्ठियाँ चली रही थी, मैंने आपको बताया। फाउंड्री नगर में मैं एक काव्य गोष्ठी पढ़ रहा था और उस वक्त वहाँ एक सज्जन बैठे हुए थे। काव्य गोष्ठी के बाद मेरे पास आए और बोले मेरा नाम अश्विनी श्रीवास्तव है अनुराग, और मैंने देखा तुम बड़ी अच्छी कविताएं कहते हो और उससे भी अच्छी तुम्हारी आवाज़ है। तो हम संगीत संगम नाम की एक संस्था आगरा में लुक आफ्टर करते हैं, क्योंकि वो राष्ट्रीय संस्था है। हम उसका आगरा चैप्टर संभालते हैं। मैं हूँ और मेरे साथ शशिकांत कुसुमवाल हैं। तो हमारा कंपटीशन आने वाला है, सिंगिंग कंपटीशन, तो क्या तुम उसकी एंकरिंग करोगे? मैंने कहा अश्विनी जी मुझे पता नहीं है एंकरिंग कैसे करते हैं। बोले नहीं कुछ नहीं है, मैं बता दूंगा, तुम आओ रिहर्सल्स पे आना शुरू करो, तुम्हें आइडिया लग जाएगा। वो पहला इवेंट था जिसमें मैंने एंकरिंग की माइक पर। माथुर वैश्य महासभा भवन में आगरा के वो सिंगिंग कंपटीशन हुआ और हमने उसकी एंकरिंग की। और उस एंकरिंग के दौरान मुझसे कहा गया था कि भाई सिंपल आपको हर कंटेस्टेंट का नाम बुलाना है, वो आएगा अपनी परफॉर्मेंस देगा, उसके बाद आपको दूसरे को बुलाना है।
लेकिन मैं बीच बीच में जोक्स भी बोल रहा था जो मुझसे किसी ने नहीं कहे थे। कंटेस्टेंट्स के नाम को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर के भी मैं चुटकियाँ ले रहा था, जो लोगों को बहुत पसंद आया। मुझे नहीं पता था कि यही एंकरिंग का रूल है, नियम है। काफ़ी अप्रिशिएट किया लोगों ने, और वहाँ पर चूँकि और भी ऑर्गेनाइज़र्स थे तो वहाँ से मुझे पिक किया जाने लगा। मैं वहाँ पर कल्चरल इवेंट्स की एंकरिंग करने के लिए धीरे धीरे मेरे सफ़र की शुरुआत हुई। लेकिन एक और दिक्कत थी कि मोमेंटोज़ मिलते थे, सर्टिफिकेट मिलते थे, पैसा नहीं था, पैसा नहीं मिल पा रहा था। पैसा कैसे मिलेगा ये सोच के मैं परेशान था। मैं धीरे धीरे फेमस होने लगा, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे नाम का जिसके साथ पैसा ना हो। ज़रूरत तो मेरी ये थी कि मैं अपनी प्रतिभा से पैसे कमाऊँ। इस दौरान मुझे दो बहुत अच्छे साथ मिले, दोस्त मिले। एक तरुण रावत जो उस वक्त इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते थे संचार नाम से, और एक प्रवीण तालान जो संचेतना चलाते थे, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी। और आगरा की ये दो नामचीन बहुत अच्छी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज़ थी जिनके साथ मैंने बहुत बड़े बड़े शोज़ किए, बहुत काम किया। दोनों से मेरी अब भी बातचीत होती है। तरुण की संचार अब भी आगरा में बहुत अच्छा कर रही है, और प्रवीण तालान जो है मैं उन्हें बढ़ के कहता हूँ, वो मुझे छुट के कहते हैं। मुंबई में सेटल हैं, बहुत अच्छा उनका फोटोग्राफी का काम चल रहा है। पैसा फिर भी नहीं मिल रहा था। किसी ने कहा यार पैसा ऐसे मिलेगा कि तुम एक काम करो, तुम अगर टीवी पे आने लगो तो तुम्हारे साथ टीवी का जो फेम है वो जुड़ जाएगा, तो शायद तुम पैसे की डिमांड भी कर सकते हो, तुम्हें पैसा भी मिलेगा। तो उस वक्त आगरा में इन टीवी आता था। इन टीवी पर ख़बरें भी आती थीं, लेकिन उसमें हमारा कोई इंटरेस्ट था नहीं। तो हमने क्या किया, अंदाज़ नाम से तरुण रावत के साथ मिलकर के एक वीडियो शो बनाया। हम उसे वही VHS कैमरा पे शूट करते थे। आगरा में जितनी भी फैशन से रिलेटेड हैपनिंग्स होती थी, सबकी खबरों को कंपाइल करके आधे घंटे का एक शो बनाते थे। अंदाज़ उसका हमने नाम दिया। हम उसे शूट करके इन टीवी पर हमने टाइप किया कि भाई आप हमारा शो चलाइए। वो राज़ी हो गए। मैं उसको डायरेक्ट भी करता था, शो को बनाता भी था और एंकरिंग भी करता था। वो टेप हम देने जाते थे और वो चलता था। पैसा फिर भी नहीं था। एक दिन जब मैं टेप देने गया तो वहाँ पर इन टीवी के संपादक थे अरविंद शर्मा। वो मुझसे बोले यार अनुराग, तुम तो कल्चरल इवेंट्स की एंकरिंग भी करते हो, अपने शो की एंकरिंग भी करते हो अंदाज़ की, आज हमारा न्यूज़ एंकर नहीं आया यार, तुम बुलेटिन पढ़ दो हमारा। मैंने कहा भाई साहब बस यही एक काम नहीं हो पाएगा। बोले नहीं कुछ नहीं है, हम लोग कैमरे के आगे A4 साइज़ के पेपर पे स्केच पेन से न्यूज़ लिख के रखते हैं, तुमको बस पढ़ते रहना है, प्लीज़ कर दो यार। बोले ठीक है यार, एक नया एक्सपीरियंस होगा, चलो करके देखते हैं। तो साहब हमने वो किया और बड़ी वाहवाही मिली। बोले यार बिल्कुल ऐसा लगा दूरदर्शन पे शम्मी नारंग को देख रहे हैं। माफ़ कीजिएगा शम्मी जी। बोले यार एक काम करो, हमको भी अपने एंकर को 2 दिन की छुट्टी देनी होती है, सैटरडे संडे अगर तुम हमारा आके बुलेटिन पढ़ दिया करो तो हम एक बुलेटिन के 500 रुपये तुम्हें देंगे। मैंने कह रहे तो बहुत अच्छी बात है, 2000 रुपये महीने का जुगाड़ हो गया। तो इस तरीके से मेरी न्यूज़ एंकरिंग की शुरुआत हुई आगरा के इन टीवी से। थोड़ा बहुत पैसा आने लगा और मैं खुश था। इस एपिसोड का अंत भी मुगल साउंड के बब्बू भाई की बात से करूंगा, क्योंकि बब्बू भाई लगातार मुझे पिंच करते थे। बोले यार तुम्हारी एंकरिंग में ना कुछ कमी है। मैंने कहा बब्बू भाई बताइए क्या कमी है, दूर करते हैं। बोले नहीं ना, ऐसे दूर नहीं होगी वो कमी। मैंने कहा फिर कैसे दूर होगी? बोले ऑर्केस्ट्रा में आ जाओ, ऑर्केस्ट्रा की एंकरिंग करो। मैंने कहा यार ऑर्केस्ट्रा में क्यों घसीट रहे हो? बोले अनुराग अगर ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग कर ली ना तो एक बहुत अच्छे एंकर बन जाओगे। ऑर्केस्ट्रा के एंकर बनना आसान बात नहीं होती मेरे भाई। हर वर्ग के दर्शक को आपको संभालना होता है, बच्चों को, जवानों को, लड़कियों को, बूढ़ों को, शराबियों को, मंचलों को, सबको सेटिस्फाई करना है। और अगर वो काम तुमने कर लिया ना तो तुम्हारे अंदर जो कमी है वो स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएगी। क्या मैं बब्बू भाई की बातों में आया? क्या मैंने ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग की? और क्या क्या हुआ मेरे जीवन में? अभी तो ये समझ लीजिए मैंने आपको कुछ सुनाया ही नहीं है साहब। धीरे धीरे मेरे सफ़र में हम सफ़र बने रहिए। आपको धीरे धीरे करके मेरी ज़िंदगी की परतें दर परतें जैसे जैसे खुलेंगी तो कहानी पता चलेगी। आज का एपिसोड लंबा हो रहा है, इसको यहीं बंद करते हैं, यहीं ख़त्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे और हाँ, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।